इनकम के अलग अलग हेड होते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन बनाने के लिए आपको अलग अलग हेड में इनकम कैलकुलेट करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो आज मैं आपको एक्सेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपका कोई घर है जो आपने किराए पर दिया हुआ है और मान लीजिए कि आपको 25,000 रुपीज का मंथली रेंट आता है, तो यानी कि यदि 25,000 रुपीज पर मंथ है तो एक साल में ये रेंट होगा 3 लाख रुपीज। यदि 3 लाख रुपीज का रेंट आ रहा है तो आप इसको कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये आपके घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है और इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि उस ईयर में ड्यू हैं और आपने पे किए हैं उसे आप माइनस कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि ये म्युनिसिपल टैक्सेस या असेसमेंट टैक्स जिसे हम कहते हैं वो 10,000 रुपीज का है। तो आप इस 10,000 रुपीज को यहां पर माइनस करेंगे तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू 2,90,000 रह जाएगी, क्योंकि 3 लाख का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू था, जो रेंटल वैल्यू थी, उसमें से आपने म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किए उसको माइनस किया और ये अमाउंट आया 2,90,000, जिसे हम नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। तो अब इस नेट एनुअल वैल्यू में से आपको 2 डिडक्शंस अलाउड हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि यहां पर मेंटेनेंस के लिए, रिनोवेशन के लिए अलग से आप कुछ भी डिडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 30% ऑफ दिस नेट एनुअल वैल्यू एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। तो जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैंने माना था कि यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख रुपए थी, जिसमें से 10,000 रुपीज टूवर्ड्स म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो गए और नेट एनुअल वैल्यू 2,90,000 आई। उसका 30% जो आता है 87,000, ये भी आपका इसमें से माइनस होगा। और उसके अलावा आपने इस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या घर खरीदने के लिए जो लोन लिया है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप इस वैल्यू में से माइनस कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट जो भी आप पे कर रहे हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। पूरे इंटरेस्ट को आप यहां पर माइनस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका टोटल जो इंटरेस्ट है एक फाइनेंशियल ईयर में वो 5 लाख रुपीज है। यहां तक कि यदि इस घर के जॉइंट ओनर्स हैं और दोनों ने मिलकर लोन लिया हुआ है, दोनों मिलकर लोन चुका रहे हैं, तो जिस रेशो में यहां पर ओनरशिप है उस हिसाब से इस इंटरेस्ट को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये एक ओनर के हिस्से में 2,50,000 रुपीज आ रहा है। तो यदि मैं 2,50,000 रुपीज यहां पर इंटरेस्ट के रूप में माइनस करूं तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो आती है -47,000, यानी कि यहां पर लॉस है हाउस प्रॉपर्टी से। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो बोरोड कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है उसके लिए लिमिट है 2 लाख रुपीज की, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे इंटरेस्ट को नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से अब यहां पर जो लॉस आया उस लॉस को आप अपनी किसी भी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी इनकम सैलरी से 10 लाख रुपीज की थी, लेकिन ये जो 47,000 का यहां पर लॉस है हाउस प्रॉपर्टी से उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा
कि यदि यहां पर 2,50,000 की जगह आप ये सोचकर कि इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपीज है, यदि वो डाल देते यहां पर, तो इस केस में यहां पर 3,000 रुपए की आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाती। जबकि जैसा मैंने कहा कि लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट एनी लिमिट क्लेम किया जा सकता है। तो यदि मैंने ये 2,50,000 रखा तो जो लॉस आया है 47,000 का, इसे आप दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ करेंगे। और यदि किसी केस में ऐसा होता है कि ये लॉस 2 लाख से ज्यादा है, मैंने ये तो कहा कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो लॉस है ये मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का ही एक फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ हो सकता है। तो यहां पर उदाहरण के तौर पर यदि ये मान लें कि ये जो इंटरेस्ट है ये 2,50,000 नहीं, ये 5 लाख रुपीस का था, तो इस केस में लॉस हो रहा है 2,97,000 का। और जैसे मैंने कहा कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीस तक का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, इसे आप जिस फाइनेंशियल ईयर में ये लॉस है वहां से 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यदि आप आने वाले ईयर्स में अपना लोन पूरा रीपे कर देंगे, क्योंकि यदि रीपे नहीं करते हैं तो फिर तो अगले साल भी आपके पास ऑलरेडी इंटरेस्ट रहेगा। तो यदि एक केस ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ये लिमिट बढ़ा दे, उस केस में हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन मिल जाए कि ये जो अभी का अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है इसे आप सेट ऑफ कर सकें। और अदरवाइज यदि किसी साल में आप पूरा लोन रिपे कर देते हैं और आपका उस साल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है सेट ऑफ करने के लिए, तब उस केस में ये लॉस जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसे आप सेट ऑफ कर पाएंगे। इसलिए आईटीआर फाइल करते समय आप ध्यान से इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड जरूर करें। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।